नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चुनाव के एन बीच दाल की कीमतों में उछाल ने केंद्र सरकार को सतर्क कर दिया है। पिछले एक महीने में ही अरहर के भाव 10 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। इसी तरह उड़द के दाम में भी तेजी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के पीछे म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका तक का नाम लिया जा रहा है। सरकार दाम की कीमतों पर काबू पाने के लिए क्या क्या कर रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। अरहर दाल में पहले 105 रुपए किलो थी, आज 130 रुपए किलो दाल सेलिंग प्राइस हो गई है। मतलब बढ़िया दाल है। जो इसकी बिक्री पर सर असर तो पड़ता ही है। कम कर दिया लोगों ने लेना। अरहर दाल पहले जो 5 किलो लेते थे, अब वो 1 किलो 2 किलो लेके काम चला रहे हैं। कहाँ से खाएंगे, इतनी महंगी दाल हो रही है। क्या रेट चल रहा है भाई? 130 रुपए केजी। आम आदमी के लिए दाल खाना आजकल और महंगा हो गया है। बीते एक महीने में तूर यानी अरहर और उड़द के भाव में खासी तेजी देखी जा रही है। खुद उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दिल्ली में तूर की दाल के दाम 15 मार्च को 110 रुपए और मुंबई में 133 रुपए थे, जो 17 अप्रैल में दिल्ली में बढ़कर 120 रुपए और मुंबई में 146 रुपए हो गए। वहीं दक्षिण के तिरुवनंतपुरम में दाल 160 रुपए तक पहुंच गई है। इस संकट को समझने के लिए 30 साल से दाल के आयात निर्यात से जुड़े ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान सुनील बलदेवा के पास पहुंचे। बलदेवा कहते हैं कि दाल के दाम बढ़ने का कनेक्शन अफ्रीका और म्यांमार जैसे देशों से भी है। जनवरी ऑनवर्ड जो ही अफ्रीका से तुअर का आना बंद हो गया और यहाँ पे जब डिमांड बढ़ने लगी तो भाव बढ़ने लगे थे। लेकिन ये उम्मीद थी कि म्यांमार से इंपोर्ट होगा और म्यांमार से इंपोर्ट होने के बाद ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन म्यांमार से इंपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दोबारा जब अफ्रीका कंट्री से जब इंपोर्ट फसल आएगी जुलाई में और जब माल आना चालू होगा तब तुअर की फसल के दाम जो है वापस कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन दाल के दाम बढ़ने के पीछे सूखा और बिन मौसम बारिश की भी भूमिका है। सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि खरीफ में दलहन की पैदावार जहां पिछले साल 2021-22 में 42 लाख टन थी, वहीं इस साल घटकर 36 लाख टन रह गई है। इस साल कर्नाटक में पड़ा सूखा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेमौसम की बारिश ने दाल की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही दलहन की जो बुआई होती है उसमें 4% का रकबा जो है वो घट गया है। अब दाल की उपलब्धता को लेकर सरकार चिंतित है। शनिवार को 12 जगहों पर बैठक करके सरकार ने सभी स्टॉकिस्ट को शुक्रवार तक स्टॉक बताने को कहा है। साथ ही सरकार अब नेफेड या केंद्रीय भंडार आदि के जरिए दाल बेचने की तैयारी भी कर सकती है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही, यह कहने वाली बिहार सरकार ने अब जहरीली मौतों से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने का फैसला किया है। 4 लाख रुपए का यह मुआवजा 2016 से ही लागू होगा। यह एक बड़ा यू टर्न है, क्योंकि अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहरीली शराब पीकर मरने पर मुआवजे से इनकार करते आए हैं। विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि चूंकि राज्य सरकार शराब के मामलों में गिरफ्तार लोगों को सजा दिलाने में फिसड्डी साबित हुई है, इसलिए सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया जाना चाहिए। कौन शराब था? पाउच था। पाउच था। तो आप कितने लोग पी रहे थे? सर हम लोग तो वहाँ पे गए तो 2 आदमी थे जो डेथ कर गया। मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती इन लोगों ने स्वीकार किया कि जो शराब पी थी उसके बाद उनकी परेशानी जैसे पेट दर्द, आंखों की रोशनी में कमी जैसी दिक्कतें शुरू हुई और 20 से अधिक लोगों की मौत हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस सिलसिले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1 दर्जन से अधिक पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। कर्तव्य में लापरवाही के लिए भी जो है हम लोगों ने जो है कार्रवाई की है, जिसमें ALTF एंटी लिकर टास्क फोर्स सदर और अरेराज इनके प्रभारी को निलंबित किया गया है और स्थानीय 9 चौकीदारों को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त लापरवाही बरतने वाले 5 थानाध्यक्ष, जिसमें तुर्कौलिया, रघुनाथपुर, ओपी, सुगौली, पहाड़पुर और हरिसद्दी, इनको निलंबित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि चूक हुई, लेकिन उन्होंने सहयोगियों और विपक्ष के मांग के बाद 2016 से अब तक जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रभावित परिवार के लोगों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की।
परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। वहीं विपक्षी बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी के बाद 30 से अधिक घटनाओं में, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत आधिकारिक रूप से हुई है, उसमें एक भी दोषी को सजा दिलाने में राज्य सरकार को सफलता हाथ नहीं लगी है। जो पी कर गए जेल, उसमें तो बहुत लोगों को सजा हुई, लेकिन जो तस्करी करने वाले हैं, जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं, उसमें केवल एक गोपालगंज की खजरबुन्नी में जो पहली घटना घटी थी, जिसमें 19 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया, उस मामले को छोड़कर एक भी मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। आधे से ज्यादा मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आधे से ज्यादा मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सजा तो मिलना दूर की बात है। लेकिन राज्य सरकार का दावा है 2016 अप्रैल से जब शराबबंदी लागू हुआ, अब तक 6,05,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें 8,35,000 लोग गिरफ्तार हुए और 2,28,000 लोगों को अब तक विभिन्न कोर्टों से दोषी पाया गया है। अगर कहीं भी खुदा न खास्ते इस तरह की बात होती है तो पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा, उसके बगैर मुआवजा नहीं होगा। लेकिन ये 23 के पहले अगर इस तरह की बात होती है तो जैसा कि हमने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ हो तो वो लोग पिटीशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे और विधिवत जांच के बाद जब जिला प्रशासन आश्वस्त होगा कि उनकी बातों में सच्चाई है और कुछ साक्ष्य मिले हैं तो उसके आधार पर वो विभाग को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से विफल है, यह एक निर्विवाद सत्य है और इसके पीछे 2 ही कारण हैं। एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत जिद और दूसरा अपराधियों और पुलिस वालों का गठजोड़, जिसने एक ऐसा समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम किया है जिसे खत्म करना और तोड़ना अब सबके लिए काफी मुश्किल है। मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां केवल बीजेपी के बगावत के बाउंडर की ही बात नहीं है, दूसरी पार्टियों के सामने भी अंदर बाहर कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस और जेडीएस भी अंतर्कलह से जूझ रही हैं। इन तीनों पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के चेहरों के सामने भी रास्ता कठिन है। यह है मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के सिद्धारमैया और जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार सामने दिख रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया। जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी पहली बार किसी स्थानीय कद्दावर नेता के नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इस बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ उनकी पुरानी सीट शिग्गांव से ही मिला, जहां से वो 2008 से लगातार जीतते आए हैं। लेकिन जीत का अंतर कभी भी 15,000 वोट से ज्यादा नहीं रहा और इस बार बसवराज बोम्मई का सामना है उनके भरोसेमंद मंजूनाथ कुन्नूर से, जो सांसद रह चुके हैं और अब कांग्रेस टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कोरबा समाज के ओबीसी नेता सिद्धरामैया की राह भी वरुणा में आसान नहीं है। वो भी वरुणा के साथ साथ कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ वरुणा से ही मिला। उनके सामने बीजेपी ने लिंगायत नेता वी सोमन्ना को उतारा है। वरुणा में लिंगायत मतदाता 52,000 के आसपास है। 47,000 अनुसूचित जाति के हैं, 30,000 अनुसूचित जनजाति के, 35,000 कुर्बा, मुसलमान 9,000 और वक्कलिगा 21,000 है।
बस कनकपुरा में डीके शिव कुमार की राह आसान लगती है। भले ही उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने बड़े नेता आर अशोक को उतारा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि इस सीट पर 2008 से पहले जनता परिवार और 2008 के बाद कांग्रेस के डीके शिव कुमार जीतते रहे। बीजेपी का वहां जनाधार नहीं दिखता, जहां 52% वक्कलीगा हैं जिन पर डीके शिव कुमार की अच्छी पकड़ है। और जेडीएस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कुमारस्वामी को टक्कर देंगे बीजेपी के सीपी योगेश्वर। 51% वक्कलीगा वोटर्स वाली इस सीट से कुमारस्वामी मौजूदा विधायक हैं। यह किसानों का इलाका है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों का ब्याज माफ किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिससे कोई भी कभी भी आसानी से मिल सकता है। इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी कई प्रभावशाली नेता हैं जो चाहते हैं कि ये चुनाव हार जाएं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां अजीत पवार को लेकर आज सियासी हलचल तेज हो गई जब विधानसभा में एक के बाद एक उनके समर्थक विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया। ये अटकलें लगाई जाने लगी कि वो एक बार फिर से बीजेपी खेमे के साथ जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा से बाहर आने के बाद अजीत पवार ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में गलतफहमी फैलाई जा रही है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आज रोजी आपल्याशी बोलण्याचं कारण म्हणजे कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्या बद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा काम जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या ठिकाणी होताना मी स्वतः बघतोय। वास्तविक या ज्या काही बातम्या चाललेल्या आहेत किंवा बातम्या दाखवण्यात येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं ने इसे नीचे खींचा था। करीब महीने भर पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया। इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। दरअसल इस प्रदर्शन में पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के सुराग मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ये केस पहले काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन यानी CTCR देख रहा था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए के हाथ में दे दिया गया। जांच में अवतार सिंह खांडा, गुरचरण सिंह और जसवीर सिंह की भूमिका सामने आ रही है। कथित तौर पर खांडा के माता पिता दोनों 1990 के दशक में पंजाब में ISI प्रायोजित आतंकवादी आंदोलन का हिस्सा थे। यही नहीं, कथित तौर पर खांडा के पिता कुलवंत सिंह खुकराना नाम के एक KLF आतंकवादी थे और मां KLF नेता गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला से संबंधित थी। खांडा मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर यूके सरकार से अपने और दूसरों के लिए राजनीतिक शरण चाहता है। एनआईए ने ताजा मामला यूएपी के तहत दर्ज किया है। एनआईए को मामला सौंपने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5वें भारत ब्रिटेन गृह मामलों के डायलॉग के दौरान लिया। इस बैठक में भारत ने यूके में बढ़ते अलगाववाद और पॉलिटिकल शरण चाह रहे लोगों के खिलाफ भी बात उठाई थी। दरअसल यूके सरकार चाहती थी कि लंदन में जो भारतीय दूतावास के बाहर हुआ उसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रूप दे दे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे भारत और यूके के भविष्य में रिश्ते कैसे होंगे उसका बैरोमीटर बना दिया। अब ये माना जा रहा है कि जो लोग FIR में नामजद हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया।
देश में इन दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुर्खियों में है। एक के बाद एक कई जगहों से वंदे भारत शुरू की जा रही है। ये दावा है कि ये 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन एक आरटीआई से मिली जानकारी कुछ और ही कहानी कहती है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही केरल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, इसी के चलते इसकी औसत स्पीड अभी कम है। ये देश की सबसे तेजी से दौड़ने वाली ट्रेन है। दावा है मौजूदा वक्त में भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लेकिन हकीकत खुद रेलवे ने सूचना के अधिकार के तहत बताई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि भारत की सबसे अधिक गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2021-22 में लगभग 84 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि 2022-23 में 81 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से दौड़ी है। इस अवधि यानी 2021-22 में राजधानी एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति घंटा, शताब्दी की लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दुरंतो की 69 किलोमीटर प्रति घंटा, तेजस की 75 से ज़्यादा प्रति घंटा रफ्तार रही है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही है। 2022-23 में राजधानी की औसत रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति घंटा थी, शताब्दी की 69 किलोमीटर प्रति घंटा, दुरंतो की 67 किलोमीटर प्रति घंटा, तेजस की 73 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 51 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। देश में चलाई जा रही वंदे भारत जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी स्पीड को लेकर के मीडिया में कई बातें होती रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जाता है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है, कुछ में कहा जाता है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकती है। तो एक मन में जानने की उत्सुकता हुई कि वंदे भारत सहित राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, मेल एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों की एवरेज स्पीड क्या है। यही नहीं, रेल मंत्रालय ने बताया है कि साल 2022-23 में कुल 2,74,587 ट्रेनें लेट हुई, जिसमें लगभग 4,46,206 घंटे का समय बर्बाद हुआ। इसे हर दिन के हिसाब से देखें तो इन ट्रेनों के लेट होने से 18,551 दिनों का समय खराब हुआ। इस तरह रेलवे ने लेट लतीफ़ी के चलते पूरे एक साल में 50 साल से ज़्यादा का समय गंवा दिया। इस मामले में रेलवे ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली में हमारे एक वरिष्ठ साथी से बात करते हुए रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन का कोई भी साधन अपनी पूरी यात्रा में अधिकतम गति बनाकर नहीं रख सकता। ट्रैफिक, कोन और भी कई सारी वजहें होती हैं, और ये भी कभी दावा नहीं किया गया था कि अपने पूरे सफ़र में वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ेगी। नई दिल्ली में अपने सहयोगी राजीव रंजन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।